नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत और शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, बीए, एमएड, बीएड, बीटीसी कोई भी कोर्स कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो शैक्षिक दर्शन पे हम बात कर रहे थे, जो लास्ट क्लास हमारी आदर्शवाद पे थी, तो उसी सीरीज में आगे चलते हुए जो आज की हमारी क्लास है, वो प्रकृतिवाद पे है। जो कि नेचुरलिज्म और रूसो इसके फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है? अब ये क्या होता है कि पाश्चात्य दर्शन की वो प्रकृति है, मतलब वह भाग है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी केवल नेचर की बात करता है कि नहीं, यहाँ पे जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ प्रकृतिवाद है। अगर हम आदर्शवाद से थोड़ी सी तुलना कर दे तो आदर्शवाद में जो सुप्रीम अथॉरिटी यानी जो सर्वोच्च था वो माइंड या मनस था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, नेचर है, यानी प्रकृति। तो इस प्रकृति को यहाँ पर साधारणतः तीन रूपों में लिया जाता है, एक भौतिक प्रकृति, जीव जगत और देश काल में। तो भौतिक प्रकृति के लिए प्रकृतिवादी कहते हैं कि अगर इंद्रियों और मस्तिष्क की सहायता से आप इसको जान समझ पाते हैं, फिर हमारा जीव जगत का जो संसार होता है वो प्रकृति है, और लास्ट में देश काल के अकॉर्डिंग जो नेचर होता है। अब अगर हम प्रकृतिवाद के जो दर्शन है इसके थोड़ा भागों की बात कर लें, तो जैसे परमाणुवाद है, जैविकवाद है, यंत्रवाद है, मानवतावादी है और रूमानी है। तो परमाणुवाद क्या है कि अंतिम इकाई को होती है जो एटम को मानता है, भाई अगर एटम है तो वही लास्ट है। जैविकवाद क्या होता है, ये डार्विन के क्रम विकास सिद्धांत को फॉलो करता है, ठीक है, ये बायोलॉजी का है, और डार्विन भी प्रकृतिवादी माने जाते हैं। यंत्रवाद क्या करता है कि मानव को एक प्राकृतिक यंत्र के रूप में देखता है कि भाई आप एक नेचुरल मशीन है। मानवतावादी जो प्रकृतिवाद है यह कहता है कि मानवीय मूल्यों, शक्ति एवं गरिमा जनतंत्र आदि को बनाए रखने के लिए। और लास्ट में हमारा रूमानी होता है। रूमानी प्रकृतिवाद क्या है ये समझ लीजिए कि इसमें जो आते हैं हमारा रूसो, टैगोर और तीसरे नील, ये तीन फिलोसफर आते हैं। रूसो को जो है वो प्रतिपादक माना जाता है, और रूसो का जो ये रूमानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि रूसो की कोटेशन है, अगर उनकी कोटेशंस को ध्यान दो, जैसे वो कहते हैं कि बालक जब स्वर्ग से चलता है तो वो अच्छा ही होता है। तो अगर स्वर्ग की कल्पना वो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ईश्वर की कल्पना कर रहे हैं, तो रूमानी प्रकृतिवाद बस यही होता है कि ईश्वर को वो स्थान देते हैं। बाकी जितने हैं वो अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, लेकिन लास्टली सभी ये मानते हैं कि यहाँ पे जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो नेचर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। पाश्चात्य दर्शन की एक विडंबना है कि यहाँ सभी एक दूसरे का विरोध करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं, चाहे जो फिलोसफी हो, चाहे वेदांत हो, चाहे जैन हो या बौद्ध हो, एटलीस्ट वो लास्ट में एक बात पे सभी सहमत हो जाते हैं कि हमें भाई लास्ट में क्या चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए या मोक्ष चाहिए। अब प्रकृतिवाद दर्शन की अगर हम थिंकिंग की बात कर दे तो ये कहता है कि बालक की जो स्वाभाविक गतियां हैं, जो वो करना चाहता है उसे करने दो, उसे पे किसी भी प्रकार का रोक टोक मत लगाओ। मतलब जहाँ पे आदर्शवाद में एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं कि नहीं, हम एक फॉर्मल एजुकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे वो नहीं मानते हैं। उस मतलब एक चीज जान लो कि जो चीज आदर्शवाद में अच्छा है, ठीक है, प्रकृतिवाद उस हर चीज का विरोध करता है। आदर्शवाद में शिक्षक को बहुत अच्छा स्थान मिला है, यहाँ पे एकदम गौण स्थान दे दिया है कि शिक्षक की धज्जियां उड़ा दिए हैं। सीधे शब्दों में कहा जाता है कि शिक्षक सिर्फ पर्दे के पीछे रह के काम करेगा। जैसे कोई सीरियल या ड्रामा होता है, अगर आप लोगों ने स्टेज या थिएटर देखा होगा, तो एक बंदा होता है जो पर्दे को पीछे से उठाता गिराता रहता है। तो यहाँ पे समझ लो कि शिक्षक का वही रोल है कि बस तुम हवा, पानी, प्रकाश, मतलब बालक को बढ़ने के लिए जो चाहिए वो सामग्री दोगे, लेकिन कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। और प्रकृतिवाद से ही बाल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। यहीं से व्यक्तिक भिन्नता की बात आती है। और जैसे कि आदर्शवाद में फॉर्मल एजुकेशन थी,
यहाँ पे वो चीज नहीं है। आदर्शवाद में चौक और टॉक की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, प्रकृतिवाद में इसका विरोध किया जाता है, कहता नहीं, छोड़ दो, बालक को अपनी मर्जी से सीखने दो। तो अब यहाँ पे बाल मनोविज्ञान की जो बात करता है और वैयक्तिक भिन्नता की, तो इन्होंने कहा कि जो जैसे कि पुराना आदर्शवाद की जब बात करते हैं, तो आदर्शवाद में बालक के सामने स्वतंत्रता कम थी, उसे गुरु के आदेशों को पालन करना होता है। लेकिन प्रकृतिवाद में उल्टा है, बालक को फ्रीडम बहुत ज्यादा दी गई, बालक अपनी मर्जी से काम करने के लिए फ्री है, कुछ भी करना चाह रहा है उसे रोकिए नहीं। इन्होंने कहा कि जो प्रकृतिवाद होगी वो शिक्षा ऐसे दें कि जिससे बालक के संपूर्ण तत्व, यानी उसके जितने भी एलिमेंट्स है, चाहे उसकी आईक्यू हो, चाहे उसके फिजिकल हो, चाहे इंटरनल है, उन हर चीज का क्या हो, विकास होना चाहिए। इसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक, सॉरी फिलोसफर हैं स्पेंसर, कि भाई शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के शिक्षा तो दी नहीं जा सकती। तो जो स्पेंसर ने थे वो 5 उद्देश्य बताए थे। जैसे पहला उद्देश्य था कि एक अवकाश का सदुपयोग। जैसे हम लोग को छुट्टियां मिलती हैं, हम लोग नाना नानी के घर पहुंच जाते हैं, मामा मामी के घर पहुंच जाते हैं, तो इनके लिए ऐसा नहीं था भाई, छुट्टियों को आपको अच्छे से यूज करना है। ऐसा नहीं कि छुट्टियां मिली बस बोरिया बिस्तरा बांध के ले चले गेम खेलना। आपको यूटिलाइज करना है उनका। सीक्वेंस इसका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो पहला था। दूसरा संतति पालन, मतलब कि था कि आप अपने वंश को भी बढ़ाएंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे और इनको अच्छे से पालन पोषण भी करेंगे, यानी इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी, यानी जी और डी का भी ख्याल रखेंगे और आप अपने वंश को भी बढ़ाएंगे। सामाजिक एवं राजनैतिक संबंधों का निर्वाह। अब स्पेंसर कह रहे हैं कि भाई अगर आप कहीं रह रहे हैं तो किसी न किसी समाज में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं तो वहाँ राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू होगा ही, तो उनको आप उनके रिलेशन को समझना है और उन पे अपना रोल प्ले करना है कि आपको जो भी भूमिका है, जो भी आप वहाँ पे काम कर सकते हैं उस चीज को करेंगे, आप उसे रोकेंगे नहीं। चौथा है जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति। और पांचवा है आत्मरक्षा। अब जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब ये है कि भाई आप जीवन जी रहे हैं तो आपकी कुछ बेसिक नीड्स होंगी। ठीक है, आपको भूख प्यास रोटी कपड़ा मकान ये सब सारी चीजें चाहिए, ये बेसिक नीड्स होती हैं, तो उनकी पूर्ति की बात करते हैं। और फिर आत्मरक्षा। अब अगर ये 5 चीजें देखें तो इसमें से 3 चीजें कि भाई आत्मरक्षा, जीवन की मौलिक आवश्यकताएं और सामाजिक है। अगर किसी ने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी है, मैस्लो का प्रेरणा का सिद्धांत है, उस थ्योरी को प्रकृति, सॉरी, पर्सनालिटी में भी यूज किया जाता है और लर्निंग में भी यूज किया जाता है, लेकिन मोटिवेशन थ्योरी में भी यूज किया जाता है। तो अगर आप मिलाएंगे तो कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी कि जो कि मैस्लो का है। जैसे मैस्लो की पहली जो नीड होती थी कि बायोलॉजिकल नीड है, कहता है कि आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। फिर आपकी सेफ्टी नीड की बात करता है, तो आत्मरक्षा आपकी सेफ्टी ही नीड हो जाती है। और फिर सामाजिक मांग की बात करता है। तो ये सारी चीजें कह सकते हो कि मैस्लो बाद में इंस्पायर हुआ था। तो ये 5 पॉइंट थे। खैर ये काफी संकुचित लगते हैं कि भाई सिर्फ 5 पॉइंट के हिसाब से तो नहीं हो सकते, लेकिन ये स्पेंसर का स्टेटमेंट था। देखो प्रकृतिवाद को इन साधारण ये समझ लो कि प्रकृतिवाद जो बालक को होता है वो बहुत फ्रीडम दे देता है। वो कहता है कि तुम चीजें अपनी मर्जी से करने के लिए तैयार हो। अब जैसे इसका जो मेन एम है या टारगेट है कि शिक्षा के द्वारा बालक को इस प्रकार तैयार करना है कि हम उसे शिक्षा देंगे। शिक्षा देंगे किस लिए? उसके सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑलराउंड डेवलपमेंट। और क्यों देंगे?
क्योंकि इनका स्टेटमेंट था कि प्रकृति से संघर्ष करना व्यर्थ है। आप अच्छे से विकसित हो और प्रकृति से क्या करें, एडजस्टमेंट करें, समायोजन करके उसके साथ रहना सीखें। प्रकृति से आप द्वंद्व नहीं कर सकते, आप उससे जीत नहीं सकते। जिससे क्या होगा कि जब हम शिक्षा के द्वारा आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, समायोजन करने में सक्षम होंगे भविष्य में। किसके साथ? प्रकृति या आपके आसपास का जो वातावरण होगा। तो शिक्षा किस लिए दी जाती थी कि आपका पहले ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाएगा। क्यों? जिससे कि आप समायोजन कर सके, एडजस्ट हो सके प्रकृति से। अब छात्र यहाँ पे कैसा था, बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो ये फिलॉसफी ऐसी थी कि छात्र को एकदम टॉप पे रखती है, कि जिसको सिखाना है, सीखने वाला यहाँ पे एकदम टॉप पे आ जाता था। आदर्शवाद में उसकी भूमिका गौड़ होती थी कि शिक्षक जो बोल देगा वो सीखेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। छात्र यहाँ पे सर्वे सर्वा है एक तरह से, अगर हम कह दें, ठीक है। छात्र एकदम टॉप पे है। दूसरी चीज, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। उसको अपने प्रकृति के अनुसार आचरण करने देना चाहिए, कि वो जो कर रहा है उसे करने दो। वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसे रोकिए टोकिए नहीं, वो जो कर रहा है उसको करने दो। इसीलिए क्या होता है कि इस दर्शन में शारीरिक पक्ष को प्रधान माना जाता है। और ये सबसे पहले इंद्रियों को विकसित करने की बात करते हैं। इंद्रियों को आप विकसित करेंगे, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि इनके यहाँ इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति का प्रथम साधन माना जाता है। ये सीधे से कहते हैं कि जो चीज हम इंद्रियों से अनुभूत कर सकेंगे वही चीज सत्य है। जबकि आदर्शवाद में जस्ट इसके उल्टा था, वो मस्तिष्क की बात मानते थे, अपने विचार की बात मान करते थे कि अगर हम सोचने में किसी चीज को सक्षम है तो वही चीज सत्य है। यहाँ पे उसका उल्टा है कि भाई हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से, जैसे अगर किसी चीज को छूने पे हमें महसूस हो रहा है तो वो चीज है। अब इनका कहना था कि जो चीज हम कल्पना कर रहे हैं और वो है ही नहीं, तो क्या मतलब उस चीज का कल्पना करने का। और एक चीज ये कहते हैं कि बालक के ऊपर किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं डाला जाएगा। मतलब बालक को क्या होता है, ये समाज से दूर रखना चाहते हैं। और अगर इस दर्शन की बात करें तो ये इसलिए दूर रखना चाहते हैं क्योंकि रूसो ही कहता है कि बालक जब पैदा होता है वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जन्म लेते ही उसके ऊपर लेबल लग जाता है कि हमारा पोता है, हमारा नाती है, हमारा भतीजा है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। तमाम लेबल लग जाते हैं, फिर जाति का, फिर व्यवस्था का, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या होते हैं कि किसी भी प्रकार के सोशल प्रेशर को ये डिनाई करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के टीचर की। तो यहाँ पे जो टीचर था वो सिर्फ सुविधा प्रदाता था। मतलब वो सिर्फ जो उसकी नीड्स होंगी बालक की, ठीक है, उनको वो फुलफिल करेगा। कि बालक को जो चीज सीखने के लिए चाहिए उस हर चीज की वो व्यवस्था करेगा, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। जैसे कि अगर आप लोग बाग वाग गए होंगे तो एटलीस्ट वहां पे माली होता है कि उनको समय समय पे काटता रहता है, जिससे सही से पौधे विकसित हो सके। लेकिन यहाँ पे टीचर को इतनी भी छूट नहीं है। बस वो कहते हैं कि जो चीजें उसके सीखने के लिए आवश्यक है वो ला के रख दो, बालक अपनी गति, अपनी स्वाभाविक शक्तियों के अनुसार खुद सीख लेगा। अब बात कर लेते हैं पाठ्यचर्या की। तो इनके यहाँ सारे प्राकृतिक विषय के अलावा विज्ञान के जो विषय थे, बाल मनोविज्ञान, और हाँ, जो शिक्षक हो उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बालक की क्या नीड होगी उसको इस चीज की समझ होनी चाहिए। तो पाठ्यचर्या में इन्होंने कोई विशेष फार्मल, चूंकि फार्मल एजुकेशन का ये विरोध करते थे, इसीलिए उन्होंने कोई फार्मल विषय नहीं रखे। इन्होंने सारे प्राकृतिक विषय और विज्ञान को रख दिया। प्राकृतिक विषय ऐसे समझ लो जैसे घुड़सवारी करना, तैराकी करना, ठीक है, या माउंटिंग, पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना हो गया, या चिड़ियाघर ले जाना, मतलब जो कि नेचर से सारी चीजें जुड़ी हों उनकी बात मानता है। अब आ जाते हैं शिक्षण विधि पे। तो इनके यहाँ जो है एक खोज विधि है, जिसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसके जन्मदाता थे H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। बाहुबली मत समझ लेना, ठीक है, कि H.E. बाहुबली लिख देना।
तो ये खोज विधि जो फाउंड की गई थी, जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड बोला जाता है, वो प्रकृतिवाद की देन थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा कि बालक को क्रिया के द्वारा खुद अनुभव करने दो, मतलब उसे सेल्फ एक्सपीरियंस लेने दो, जो चीजों को वो करके सीखना चाहता है, यानी सीधे सीधे कहा कि भाई उसे करके सीखने दो। चूंकि ध्यान देना कि आदर्शवाद का विरोधी है, तो जितनी भी चीजें आदर्शवाद में फॉर्मल वे में चलती थी, जैसे लेक्चर हो गया, डिस्कशन हो गया, तो उन सारी चीजों को यहाँ पे डिनाई किया जाता है। अब अगर अनुशासन की बात किया जाए कि भाई कोई न कोई अनुशासन होगा, लेकिन अनुशासन से पहले विद्यालय की बात कर लें इस दर्शन के, कि विद्यालय कहाँ था। हर दर्शन में भाई विद्यालय तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति की गोद है, बस वही सर्वोत्तम विद्यालय है। यानी बालक को नदियों, झरनों, पेड़ पौधे, पहाड़ों के आसपास ही रख के सिखाओ। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख लो, भले प्रकृतिवाद हम वेस्टर्न फिलोसफी मानते हैं, लेकिन हमारे देश में अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वहां पे गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल हमेशा वनों में हुआ करते थे, भीड़ भाड़ या शहर से दूर हुआ करते थे। क्योंकि सोचो कि हमारे देश में हजारों साल पहले इस चीज की समझ थी कि बच्चे को कहाँ सिखाना ज्यादा बेहतर होगा। पाश्चात्य में तो अभी आए हैं, ये 1700 के आसपास का दर्शन है। ठीक है, तो प्रकृति की गोद ही सर्वोत्तम विद्यालय है। तो विद्यालय ये यही मान लेते थे नेचर को। और अगर इनके अनुशासन या डिसिप्लिन की बात कर लें तो ये प्राकृतिक प्लस मुक्त मुक्त अनुशासन की बात करते थे। प्राकृतिक और मुक्त अनुशासन क्या है कि एक बालक के ऊपर, जैसे पहले भी कहा है, कि किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव नहीं लगाया जाएगा, किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। और प्राकृतिक ये मुक्त हो गया कि भाई आपको फ्री है, बालक जो मन है कर रहा है। दूसरी चीज है प्राकृतिक अनुशासन, कि प्रकृति ही बालक का दंड निर्धारित करेगी। अगर बालक कोई गलती करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार केवल नेचर को है, आपको नहीं। एक्चुअली इस अनुशासन का जो था, एक फिलोसफर है हक्सले, इन्होंने इस चीज का नहीं डिनाई किया था, कहा नहीं गलत है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे अगर मोमबत्ती जल रही हो और बच्चा मोमबत्ती को पकड़ने जा रहा है या उसकी लौ छूने की कोशिश कर रहा है, आपका कहना है कि बच्चा लौ छुएगा, हाथ जल जाएगा, हाथ पीछे हटा लेगा। ठीक, लेकिन इन केस अगर वो मोमबत्ती उसके ऊपर गिर जाती है, उसके कपड़ों में आग लग जाती है, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसी पॉइंट पे क्या हुआ, इसका अपोज किया जाता है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंद्रिया क्या है, यहाँ पे ज्ञान का प्रथम द्वार है। तो जैसे आदर्शवाद में ज्ञान के लिए मन को माना गया था, मानसिक, और प्रकृतिवाद में क्या है, ज्ञान का आधार जो माना जाएगा वो इंद्रियां हैं। अब इसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जैसे कि बता चुका हूं, लेकिन एक बार एक सीक्वेंस में लिख देते हैं। किसी भी प्रकार के फॉर्मल एजुकेशन की बात को नहीं एक्सेप्ट करता ये दर्शन। इसके अनुशासन का जो विरोध किया था वो हक्सले ने किया था। अनुशासन को नहीं माना। इसमें दो सिद्धांत चलते हैं, जीवन के लिए संघर्ष और दूसरा होता है सबसे शक्तिशाली। ये संघ थ्योरी क्या है, एक्चुअली ये जो क्रम विकास सिद्धांत और डार्विन और लेमार्क की थ्योरियां हैं वहां से आया है। जो जीवन के लिए संघर्ष की बात करते हैं कि भाई अगर आप तभी सरवाइव कर पाएंगे जब आप संघर्ष करेंगे, आपको लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। या तो वो सरवाइव कर सकता है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, एग्जाम्पल ले लो शेर, और जो सरवाइव कर रहा है जैसे मच्छर, हर रोज मरते हैं लेकिन सरवाइव रेगुलर कर रहे हैं, कि 2 लाख साल पुराने माना जा रहा है लेकिन आज भी वजूद में है। तो ये जो दो थ्योरियां हैं, भाई जीवन के लिए आपको संघर्ष करना है या तो जो सबसे शक्तिशाली होगा। स्टार्टअप टाइम पे इसने क्या किया था कि स्त्री शिक्षा का विरोध किया था। ये भी दर्शन स्त्री शिक्षा को नहीं मानता था, लेकिन लास्ट में कुछ कंडीशंस पे क्या हुआ, स्त्री शिक्षा की बात करता है। ठीक है, स्त्री शिक्षा को मान लेता है, जिसमें से एक चीज ये कहता है कि उसे जितने, जैसे कि होम साइंस,
साइको यानी चाइल्ड, बाल मनोविज्ञान, नृत्य, संगीत, इन चीज़ों की जानकारी हो जिससे वो बच्चे का लालन पोषण कर सके, और बाकी चीज़ों का इसलिए कहा गया है कि जिससे पुरुष का वो मनोरंजन कर सके। तो मतलब शिक्षा बस इसलिए दिया जा रहा है कि सामने वाले को खुश रख सके। स्त्रियों को डेवलप करने के लिए यहाँ पे शिक्षा नहीं दी गई थी। आईसीटी का प्रयोग करने वाला यह पहला दर्शन है कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है इसमें यही टाइम पे यूज की जाती है। सह शिक्षा को मानता है, सह शिक्षा का विरोध नहीं करता है। तो ये इसके कुछ मेजर पॉइंट थे। कि अगर पूछा जाए कि क्या चीजें हैं इसके जो अलग बनाती हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद एक चीज हमने अभी छोड़ रखी थी लास्ट में बताने के लिए, कि प्रकृतिवादी दर्शन की तत्व मीमांसा क्या होगी, ज्ञान मीमांसा क्या होगी, और मूल्य मीमांसा क्या होगी। तो ये चीजें थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन यहाँ एक लाइन में बता देता हूं। तत्व मीमांसा में ये कहेंगे कि प्रकृति या प्राकृतिक सत्ता ही सर्वोच्च है, यानी द्रव्य जो कि प्राकृतिक हो। तो यानी यहाँ जो हो गए प्रकृति से निर्मित पदार्थ, इनको यहाँ पे हम पदार्थ या द्रव्य बोल लें। ज्ञान मीमांसा में क्या कहते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त और प्राकृतिक ज्ञान। और मूल्य मीमांसा में क्या कहेंगे कि प्राकृतिक अनुशासन। एक लाइन में बता रहा हूं इन चीजों को, बस इसको फॉलो करते हैं। और दूसरी चीज प्राकृतिक अनुशासन में एक चीज होता है कि मानव का जो बाई बर्थ नेचर होता है, ये लोग उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं, उसको छोड़ने की बात नहीं कहते हैं कि आप जिस प्रकृति के हैं आप उसी प्रकृति का व्यवहार करें, अपनी प्रकृति को बदलने का नहीं। एक दो हम रूसो की कोटेशन की बात कर लेते हैं कि रूसो ने बहुत बातें कही हैं, और उसी में एक बात निकल के आती है निगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक शिक्षा। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एजुकेशन। निगेटिव एजुकेशन क्या होता है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। निगेटिव एजुकेशन क्या होता है कि फॉर्मल एजुकेशन का ये विरोध करते हैं, और जहां हम लोग एक बंद कमरे में, भवन में, बिल्डिंग्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन सब का अपोज करते हुए कहते नहीं, बालक को एक पर्यावरण या प्रकृति के पास, जैसे पेड़ के नीचे बैठा के पढ़ाओ, झरनों के पास बैठा के पढ़ाओ, उसको स्वच्छंद करने दो। जैसे हम फॉर्मल एजुकेशन में हमेशा ये सिखाते हैं ना कि बच्चे को सच बोलो, तो कहते हैं इसका भी विरोध करते, कहते हैं सच बोलना ना सिखा के झूठ क्या है बच्चे को ये बताओ, झूठ से बचना सिखाओ। और अगर बात करें कि भारत में इस कॉन्सेप्ट को लेकर टैगोर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी, प्राकृतिक विद्यालय, जहाँ पे पेड़ पौधों के नीचे बैठा के पढ़ाया जाता है, भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। अब जैसे रूसो की कुछ कोटेशन की बात कर लेते हैं, उसने कहा प्रकृति की ओर लौटो। अपने कृत्य को बदल दो, तुम्हारा कृत्य सदा सर्वदा उचित होगा। तो ये कोटेशन ये बताती है कि वो सामाजिकता का इतना बड़ा विरोध करता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि बालक के जन्म लेते ही चीजें उस पर लाद दी जाती हैं। इन सारी चीजों से वो बालक को बचाना चाहता है, क्योंकि वो खुद कहता है कि बालक जब स्वर्ग से चलता है वो दीप्तमान प्रकाशमान पुंज होता है। वो जन्म लेते ही यहाँ की दूषिता, अंधकार, बुरी चीजों से ग्रसित हो जाता है। जब वो ऊपर से चलता है स्वर्ग से तो वो सुंदर ही होता है। तो इसीलिए रूसो कहता है कि भाई प्रकृति की ओर, नेचर शुद्ध है उसकी ओर लौट जाओ, जो भी तुम समाज के अनुसार कृत्य कर रहे हो उनको बदल दो, तुम तब भी सही ही होगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम यथार्थवाद की बात करेंगे, और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक बार फिर कहेंगे अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। धन्यवाद।